नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये आगे काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये हमारे टॉपिक का नाम है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन ऑर्डर मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नो डाउट स्क्वायर मैट्रिक्स उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात करोगे जहां भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स अगर मैं लिखा दूं तो ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले माइनर्स की, ठीक है, तो माइनर्स क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें, जैसे हर एलिमेंट का अलग माइनर होता है। A11 का अलग माइनर होगा, A12 का अलग माइनर होगा, A13 का अलग माइनर होगा। सबका माइनर क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मैं आपको माइनर निकालना सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले M11। M11 का मतलब क्या है? साइड में लिख भी देता हूँ, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, यानी A11 का A11 का माइनर को हम क्या कहते हैं? M11 कह लेते हैं। अब देखिए अगर इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले A11 जिसमें आ रहा है उसको हटा दिया, रो ऑफ जिसमें भी आ रहा था A11 दोनों को हटा दिया। अब क्या बच रहा है आपका? क्या दिखाई दे रहा है आपको? A22, A23। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो वैल्यू आ रही है ये उसका माइनर ही होती है, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A22, A33 माइनस A32, A23। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? बोलिए। यस। क्या ऐसे ही मान लीजिए यस। सर वहाँ पे ए ओ, हाँ जी बोलिए। नहीं सर आ गया समझ में। ठीक है, अब जैसे M12 हो गया। M12 का मतलब क्या है? माइनर ऑफ A12। अब A12 ये है, इसका माइनर निकालना है। तो माइनर के लिए क्या किया? पहले जिस भी रो या कॉलम में आ रहा है वो हटा दिया हमने। ठीक है, तो A12 इसमें आ रहा था और इसमें आ रहा था, इसको हमने हटा दिया। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? A21, A23, A31, A33। इसको सिंप्लीफाई किया तो A21, A33 माइनस A23 और A31। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? माइनर निकालना बोलिए। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? माइनर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है? अगला होता है कोफैक्टर निकालना। अब कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कोफैक्टर के लिए? मैट्रिक्स लिया मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने इनके साइन भी आपको सिखाए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मैंने बताया भी था ये साइन कहाँ से आते हैं, -1 की पावर आई प्लस जे लेते हैं तभी आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बताई गई है आपको। अब देखिए को फैक्टर आपको निकालना है। जैसे C11 का मतलब क्या हो गया? को फैक्टर ऑफ A11। अब देखिए A11 के प्लेस पे किसका साइन है? प्लस का। बस इसमें माइनर में जो करते हो वही आता है, वही आएगा, लेकिन बस यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन लेके करते हैं। अगर साइन भी आप लेके करोगे तो वो को फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर इसका प्लस का साइन है। अब A11 के लिए कौन कौन आ रहा है? A11 वाली रो या कॉलम को हटा दिए, तो आपका क्या आ गया? A22, A23, A32, A33। ये प्लस का साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं। A22, A33 माइनस A23, A32। क्लियर है मेरी बात? नहीं क्लियर है? बोलिए।
ठीक है। अब जैसे C12 आता, C12 का मतलब क्या है, को फैक्टर ऑफ A12। अब आप जरा ध्यान दीजिए, को फैक्टर A12 के प्लेस पे कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो विद माइनस साइन। बुक वाले ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको यूज करके भी लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, A12 है तो I + J यानी 1 + 2। ठीक है, तो आएगा फाइनली -1। अब A12 के अंदर क्या आएगा, ये हट गया और ये हट गया, तो क्या आएगा, A21 A23 A31 A33। तो इसको लिखा तो हमने A21 A33 -A23 A31। क्लियर है आपको, नहीं क्लियर है बोलिए। कोफैक्टर में आपको साइन कन्वेंशन लेना है, माइनर में आपने नहीं लेना है, बोलिए। Yes, sir. Yes. क्लियर है ना, चलिए। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the element of all the element of all the elements of determinant आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -1 2 3 -1 2 3 -4 5 -2 6 4 8। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, इसके हर एलिमेंट का माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर तो अपने आप ही आ जाएगा। तो M11 मतलब क्या हो गया, -1 का माइनर, तो -1 का माइनर ये हट गया, ये हट गया, तो 8 × 5 40। ठीक है, 40 प्लस आपका हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 40 है। डायरेक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो अरे ये हट गया, ये हट गया ना, 8 × 5 40 + 8। क्लियरिटी है आपको इस चीज में डायरेक्ट लिखने में? यस सर। ठीक है, ऐसे ही M12 2 का माइनर क्या हो जाएगा, -48 + 12, तो -48 प्लस, एक मिनट, ये हट गया आपका, तो 20 सर। हाँ माइनस, सॉरी 20 2 + 12, तो ये 20 आ जाएगा माइनस का। सर। M13 यानी ये 3 का, तो 3 का क्या आ जाएगा, -16 -30, -46. बिल्कुल -46, ये आ सर जाएगा। M12 का -20 कैसे आया? बेटा M12 के लिए ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -32, बीच में -12, -20 तो आ रहा है, बोलिए। सर ओके ओके। नहीं बना के दिखाऊं पूरा, वैसे डिटर्मिनेंट बना के दिखाऊं? नो सर। नहीं सर आगे समझ। चलिए, M21 का क्या हो जाएगा, M21 यानी -4 का हट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 16 -12 4 आ जाएगा, सीधा सीधा इस तरीके से। अगला देखिए M23, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। M M22 सॉरी, पहले पहले आएगा हमारा M22, -26. बिल्कुल -26 हो -26. जाएगा। M23 -2 -16. का आ गया, तो -4 -12 -16, ऐसे ही आ जाएगा। M31 यानी 6 का आ जाएगा, -4 -15 -4 -15। -19. M32 आ गया, 14 तो ये आ जाएगा 2 + 12 14, बिल्कुल सही है। M33 क्या आ जाएगा, 3 3 हाँ 3. 3 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? अच्छा, ये तो माइनर्स हो गए। को फैक्टर्स देखिए, यहाँ पर मैं को फैक्टर लिख देता हूँ इनके।
कोफैक्टर्स में आप साइन जानते ही हो, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सबके आगे साइन लगाना है बस। तो देखिए कोफैक्टर्स को एनसीआर, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी वाले C11 लिखते हैं, A11 का कोफैक्टर तो ये 48, C12 कितना हो जाएगा, इधर माइनस आएगा तो माइनस माइनस 20, C13 हो जाएगा -46, C21 हो जाएगा माइनस साइन आएगा तो -4, C22 हो जाता है आपका -26, C23 हो जाता है 16, C31 हो जाता है -19, C32 हो जाता है -14, C33 हो जाता है 3। ये आपका क्या आ गया आंसर है। देखिए कई बार बुक वाले देखो एनसीईआरटी आरडी वाले इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में भी देखोगे तो ये A11 लिखा जाता है, कोफैक्टर ऑफ A11, ये A12, ये A13। बोलो सक्षम बोलिए। C31 19 होगा। 6 वाले का C31 सर -19 -19 C3 कोफैक्टर, अभी कोफैक्टर 19 ही होगा। बेटा प्लस का साइन है ना उसकी जगह पर। अच्छा अच्छा, मैं वैसे सर ये जो कोफैक्टर A11 से डिनोट किया है इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ए A11 वाला जो है नहीं, मैं जिससे ये डिनोट कह किया रहा है हूँ उसको कि जैसे ब्रैकेट। एनसीईआरटी आरडी में देखोगे C11 होता है, लेकिन इसको A11 भी कहते हैं, ठीक है। कई कॉम्पिटिशन की बुकों में देखो A11, A12, A13 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि इसका अदर नेम ये भी है। टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant does not change, when its rows and columns when its rows and columns are interchanged। यानी किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ABC PQR XYZ, अगर आप रो को कॉलम से चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो से चेंज कर दीजिए तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, तो भी इसकी वैल्यू डेल्टा ही रहेगी। या आप ऐसा भी कह सकते हो अदर वर्ड्स में, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं। भैया आपने ट्रांसपोज ही तो लिया ना इसमें इसका, ठीक है। अगर अगर ये मैट्रिक्स है तो ये इसका ट्रांसपोज है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। क्लियर मेरी बात। यस सर। जैसे डेल्टा है 1 -1 0 3 -2 2 4 1 -2। जैसे इसकी वैल्यू मैं निकाल के दिखाऊं, निकाल के चेक भी कर सकते हैं। 1 के रेस्पेक्ट में खोला तो 4 -2, फिर +1 के रेस्पेक्ट में खोला तो -6 -8, कितना हो गया 2 -14, यानी ये आ गया -12। अगर मैं इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो जो फर्स्ट रो थी 1 -1 0 वो फर्स्ट कॉलम बन गई 1 -1 0। सेकेंड रो थी 3 -2 2, ये सेकेंड कॉलम बन गई 3 -2 2। जो थर्ड रो थी 4 1 -2, ये फोर्थ कॉलम बन गई 4 1 और -2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 के रेस्पेक्ट में
ये क्या हो गया 4 माइनस 2 2, ठीक है। चलो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल देता हूँ, फिर +1, तो ये हो गया -6 -8, और 0 के रेस्पेक्ट में खोलने का कोई फायदा नहीं, तो 2 माइनस 14, अगेन क्या आ गया -12 आ गया। क्लियर है मेरी बात सबको? Yes, sir. ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? इफ एनी टू रोज if any two rows or columns of a determinant are interchanged, अगर कोई दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करें, ठीक है, then the value of determinant is multiplied by -1। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसे हम किससे मल्टीप्लाई मान लेते हैं? -1 से मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल हुआ क्या, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ABC XYZ UVW, अगर आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम रो सेकंड रो को सॉरी फर्स्ट रो को सेकंड रो से अगर इंटरचेंज कर दें, ये साइन का मतलब क्या हो गया, R1 R2 बन गया और R2 R1, तो जो इसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा, तो अगर आप इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो आ गई और फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो, तो फर्स्ट रो XYZ बन गई, ये ABC, और ये क्या है UVW। तो बेटा एक माइनस साइन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, एक माइनस साइन से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो ये हो जाता है, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू, और अगर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं C1 को C2 से इंटरचेंज कर दूं यहाँ पे, तो ये माइनस साइन तो है ही पहले से, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया, तो यानी कि फर्स्ट कॉलम XAU है, सेकंड कॉलम YBV है, तो आपस में इंटरचेंज किया तो YBV XAU ZCW, एक माइनस और आएगा, तो फिर आपने दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, सेम वही हो गई, YXZ DAC BUW। आप लोग समझे मेरी बात, नहीं समझे बोलिए, Yes, sir. Yes. नोट करिए। देखिए जैसे अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थर्ड है। अब ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि if any two rows और कॉलम्स, ठीक है, आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर दो रो या दो कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, और ऑल आर इन सेम रेशियो, यानी टू रोज और टू कॉलम के आर इन सेम रेशियो, then the value of determinant is equal to 0। जैसे कोई डिटर्मिनेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ABC PQR, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम है, तो आपको नो नीड टू सॉल्व, आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख दीजिए इसका, 0।
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर ऐसा हो सेम रेशियो में होने का मतलब क्या है कि 1 2 4, ठीक है, तो ये आ गया 3 6 और 12, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 1 -1 7। तो देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम रेशियो में आ रहे सर हैं। 12 38। ठीक है, 1/3 आ रहा है ना रेशियो। अरे कहाँ सो गए हो क्या सब लोग? यस सर। तो इसका आंसर भी क्या होता है आपका, 0 होता है। नोट करिए। Yes. देखिए अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फोर्थ है हमारी। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है कि देखिए अगर किसी स्केलर, ये तो मैं वैसे मैं डिटर्मिनेंट में आपको बताया नहीं बताया कि अगर किसी स्केलर से किसी डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि किसी को डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अगर किसी स्केलर से किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दे, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, मेरी बात पे ध्यान दें, मैट्रिक्स में क्या होता था, वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक रो से, तो एक रो से या एक कॉलम से, किसी भी एक से कर दो। जैसे इसको आप के ए के बी के सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, या फिर आप चाहते तो इसको किसी एक कॉलम से कर सकते थे, यानी कि के ए के पी के एक्स बी क्यू वाई और सी आर और जेड। ठीक है, समझ गए मेरी बात, नहीं समझे बोलो। यस सर। यस ठीक है? सर। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप, मैं नहीं समझा सर। मैंने बोला मैं, आप जैसे के डेल्टा किया आपने, तो के डेल्टा मतलब किसी आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से डिटर्मिनेंट को, तो आप मैट्रिक्स में तो क्या होता था, मैट्रिक्स में याद करो ए बी सी डी, तो आप मैट्रिक्स में क्या करते थे, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे। जी सर। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो से करोगे या किसी भी एक कॉलम से करोगे, ठीक है है। ना? जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो से कर दिया, यहाँ फर्स्ट कॉलम से कर दिया, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात की नहीं है? Yes. चलिए आप लोग समझ गए इस तो चीज। किसी भी रो या कॉलम से करेंगे आंसर सेम आएगा। हाँ हाँ, तभी तो मैं लिखा रहा हूँ आंसर सेम आएगा। आंसर में ऐसा नहीं होगा कि इसके कारण कुछ और आंसर आ रहा है या उसके कारण कुछ और आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए अगला, जैसे हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ जो है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स of a row or columns of a determinant are expressed as two sum of two or more। अभी मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा, एक सेकंड में समझ जाओगे। और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला, जैसे x प्लस
जैसे पहला है a प्लस के, b प्लस लैम्डा, c प्लस म्यू, और यहाँ पर x y z p q r। देखिए जो पहला रो आ रहा है वो दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में आ रहा है, जो पहला रो आ रहा है वो दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पहले में क्या आ जाएगा, ए बी सी फर्स्ट रो में, और दूसरे में क्या आ जाएगा, के लैम्डा और म्यू आ जाएगा। और सेकंड और उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यही मैंने लिखा कि कोई भी रो का कोई भी रो या कॉलम टू और मोर टर्म्स के सम की फॉर्म में है, तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं?